हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। आज है डे 153 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अब्जॉर्प्शन बेस। तो इनमें से अब्जॉर्प्शन बेस का एग्जाम्पल कौन सा है। डिफरेंट टाइप के बेसिस जो हैं वो आपके सपोजिटरीज़ में ऐड होते हैं, ऑइंटमेंट्स में ऐड होते हैं। तो उनमें से अब्जॉर्प्शन बेस जो है गिवन एग्जाम्पल में से कौन सा एक अब्जॉर्प्शन बेस है। इसमें आपका वूल फैट जो है इट इज़ एन अब्जॉर्प्शन बेस। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर मैं मैक्रोगोल की बात करूं तो मैक्रोगोल जो है ये आपका एक्वस बेस होता है, इट इज़ एन एक्वस बेस। देन कोकोनट ऑयल जो है, कोकोनट ऑयल आपका ओलियजिनस बेस होता है, इट इज़ ओलियजिनस बेस या फिर हाइड्रोकार्बन बेस। एंड जो आपका पीईजी पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल है, ये आपका वाटर सोल्यूबल बेस होता है, इट इज़ वाटर सोल्यूबल बेस। ठीक है, ये आपका वाटर सोल्यूबल बेस रहता है, जिसको ग्रीसलेस ऑइंटमेंट बेस भी इसे कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर्स अपॉइंटेड अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 आर मेंशन्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द एक्ट। जो आपके इंस्पेक्टर्स होते हैं यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनकी पावर्स जो हैं वो किस सेक्शन के अंडर जो है वो दी जाती हैं एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ये आपकी दी जाती हैं सेक्शन नंबर 22 में पावर्स। ठीक है, पावर्स की बात हो रही है, पावर्स आपकी आती हैं सेक्शन नंबर 22 में। यहीं पे अगर मैं अपॉइंटमेंट की बात करूं, ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट की, तो अपॉइंटमेंट जो है वो आपकी किस में आती है, इट कम्स अंडर सेक्शन नंबर 21। अगर मैं सेक्शन नंबर 19 की बात करूं, सेक्शन 19 जो है वो आपका स्टेट काउंसिल के रिगार्डिंग रहता है। ठीक है, स्टेट काउंसिल। एंड जो आपका सेक्शन 20 रहता है, इसमें आपका ड्रग एनालिस्ट जो रहता है, ड्रग एनालिस्ट होता है। ड्रग एनालिस्ट की अपॉइंटमेंट जो है वो आपकी किस सेक्शन में रहती है, ये आपकी रहती है सेक्शन नंबर 20 में। ड्रग इंस्पेक्टर की बात आएगी, ड्रग एनालिस्ट एंड इंस्पेक्टर दोनों अलग अलग हैं। एनालिस्ट जो है उसकी आती है सेक्शन 20 में अपॉइंटमेंट, एंड जो ड्रग इंस्पेक्टर है उसकी अपॉइंटमेंट आती है सेक्शन 21 में, एंड पावर्स सेक्शन 22 में। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफाजोलिन इज़ यूज्ड इन। नेफाजोलिन जो है वो किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। नेफाजोलिन इज़ यूज्ड इन नेज़ल कंजेशन। ठीक है, नेज़ल कंजेशन में जो है वो आपका नेफाजोलिन ड्रग जो है वो यूज़ किया जाता है, जो कि एक एडनर्जिक ड्रग है। ठीक है, विच इज़ अ एडनर्जिक ड्रग। ये आपका नेज़ल कंजेशन में जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ मैं अदर ड्रग्स की बात करूं जो कि आपके नेज़ल डीकंजेस्टेंट होते हैं। ठीक है, नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स की अगर मैं बात करूं जो कि नेज़ल कंजेशन में यूज़ किए जाते हैं, तो इसमें आपके कुछ एडेनर्जिक ड्रग्स आते हैं नेफाजोलिन के अलावा। नेफाजोलिन के अलावा आपका एक एफेड्रिन होता है, एफेड्रिन। एक आपका ऑक्सीमेटाजोलिन होता है, ऑक्सीमेटाजोलिन। देन फिनाइल एफ्रिन। ये आपके एडनर्जिक नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स होते हैं। यहीं पे कुछ आपके इंटरनेसल स्टीरॉयड्स भी होते हैं, इंट्रानेज़ल स्टीरॉयड्स, जिसमें आपका बेक्लोमिथासोन ड्रग आ जाता है, बेक्लोमिथासोन ड्रग इसमें रहेगा, बेक्लोमिथासोन डाइप्रोपियोनेट। ठीक है, बेक्लोमिथासोन डाइप्रोपियोनेट। देन फ्लूनिसोलाइड। ये डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो आपके इंटरनेज़ल स्टेरॉइड्स होते हैं, जो कि नेज़ल डीकंजेस्टेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1% वेट बाय वॉल्यूम डेक्सट्रोज मीन्स। अगर आपको 1% दिया गया है एंड आगे यूनिट दी गई है, वेट बाय वेट का मीनिंग है मीन्स दोनों ही आपका जो कम अमाउंट में जो ज़्यादा अमाउंट में चीज़ प्रेजेंट है वो दोनों ही आपके वेट में मीन्स ग्राम्स में है। इसमें आपका 1% का मीनिंग होता है 1 ग्राम इन 100 ml। ठीक है, ये आपका नॉर्मली होता है अगर सिंपल 1% दिया गया है, 1% सॉल्यूशन दिया गया है। यहाँ पे 1% वेट बाय वेट दिया गया है, दैट मीन्स 1 ग्राम इन 100 ग्राम्स ऑफ
सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंस यानी कि आपका प्रोडक्ट। 1 ग्राम आपका 100 ग्राम प्रोडक्ट में जो है वो आपका 1 ग्राम डेक्सट्रोज है। इट मीन्स 1% वेट बाय वेट डेक्सट्रोज। यहीं पे अगर वेट बाय वॉल्यूम होगा, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम होगा, दैट मीन्स 1 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज इन 100 ml, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 100 ml ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, अगर यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम होता है। यहीं पे अगर मैं परसेंटेज इंक्रीज़ कर दूँ, चेंज कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, 5% कर दूँ, तो 5% का सिंपल मीनिंग है 5 ग्राम इन 100 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका सिंपल मीनिंग इसका रहता है। बाकी आपको ये यूनिट याद रखनी है। अगर ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो ये आपका 1 ml इन 100 ml आ जाएगा। अगर ये वेट बाय वेट है जैसा कि इसमें है तो 1 ग्राम डेक्सट्रोसिन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर वेट बाय वॉल्यूम है तो वेट बाय वॉल्यूम में क्या रहेगा, वेट बाय वॉल्यूम में आपका वेट बाय वॉल्यूम विल बी 1 ml, ये जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं 1 ग्राम डेक्सट्रोसिन 100 ml ऑफ प्रोडक्ट, तो ये आपका आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल फॉर अ पेशेंट टेकिंग कार्डियोग्लाइकोसाइड। ऐसे पेशेंट जो कि कार्डियोग्लाइकोसाइड इनटेक कर रहे हैं उनके लिए क्या रैशनल रहेगा, ठीक है। रैशनल मीन्स बेसिकली क्या इफेक्ट्स जो हैं वो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के साथ देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव मीन्स एडवर्स इफेक्ट भी। तो इसमें आपका हाई सोडियम लेवल रहेगा, लो पोटेशियम लेवल एंड हाई फैट लेवल, तो ये आपका इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेंगे कार्डियोग्लाइकोसाइड के साथ में। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इसी को दूसरे वे में भी पूछा जा सकता है। हाई सोडियम का मीनिंग क्या होता है, हाई सोडियम मीन्स हाइपरनेट्रेमिया, ठीक है। हाइपरनेट्रेमिया जो है वो आपका रहता है हाई सोडियम। यहीं पे अगर मैं लो पोटेशियम की बात करूँ तो लो पोटेशियम का मीनिंग होता है हाइपोकैलेमिया, ठीक है। लो पोटेशियम कहा जाता है हाइपोकैलेमिया को। एंड हाई फैट अगर बात किया जाए तो हाई फैट नॉर्मल रहता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, अदर टर्म्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर हाई मैग्नी या लो मैग्नीशियम होगा, ठीक है, इफ़ इट इज़ लो मैग्नीशियम, तो लो मैग्नीशियम के लिए टर्म यूज़ की जाएगी हाइपोमैग्नीसेमिया। हाइपोमैग्नीसेमिया ये आपका लो मैग्नीशियम लेवल के लिए रहेगा। यहीं पे अगर हाई कैल्शियम लेवल रहेगा, हाई कैल्शियम लेवल रहेगा तो इसके लिए आपकी टर्म रहेगी हाइपर कैल्सेमिया, ठीक है। इसके लिए आपकी टर्म रहेगी हाइपर कैल्सेमिया। ऐसे ही आपका हाई एंड लो के लिए, हाई के लिए आपका बेसिकली हाइपर टर्म यूज़ की जाएगी एंड लो के लिए जो है वो आपकी हाइपो टर्म यूज़ की जाएगी। बाकी आपका जो आयन है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो टर्म्स चेंज होंगी। पोटेशियम के लिए कैलेमिया, सोडियम के लिए नेट्रेमिया, मैग्नीशियम के लिए मैग्नीसेमिया, कैल्शियम के लिए कैल्सेमिया, ठीक है। ये टर्म बाकी अगर इंक्रीज़ है, बढ़ रहा है तो इट विल बी हाइपर, एंड अगर कम हो रहा है तो देन इट विल बी लोअर, हाइपो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड prednisolone 10 mg daily for 16 days. Prednisolone is available as 5 mg enteric-coated tablets. How many tablets of delta-Cortril have to be dispensed? तो इसमें आपका प्रेडनिसोलोन है जिसका नाम है डेल्टा कोर्ट्रिल, ठीक है। ये इसका ब्रांड नेम है प्रेडनिसोलोन का। एंड इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसको प्रेडनिसोलोन 10 mg डेली प्रिस्क्राइब की गई है, डोज दे दी गई है कि 10 mg उसको डेली की रिक्वायर्ड है एंड 16 डेज तक ये चलेगी, ठीक है। तो एंड इसके बाद में इन्होंने कहा गया है कि प्रेडनिसोलोन जो है वो आपकी 5 mg एंटेरिकोटेड टैबलेट्स में अवेलेबल है, ठीक है। सिर्फ 5 mg की ही टैबलेट जो है वो आपकी अवेलेबल है प्रेडनिसोलोन की। एंड हमें डेली की कितनी देनी है, डेली की हमें 10 mg देनी है। मीन्स डेली में हमें 5 mg की 2 टैबलेट्स देनी पड़ेंगी, तब जा कर के हमारी डेली डोज जो है 10 mg की कंप्लीट होगी। एंड ये टोटल हमें 16 डेज़ के लिए देनी है, ठीक है। 16 डेज़ के लिए 10 mg देनी है। अब मेन क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टैबलेट्स ऑफ डेल्टा कोर्ट्रिल हैव टू बी डिस्पेंस। कितनी टैबलेट्स हमें देनी पड़ेंगी। 16 दिन के लिए हमें टैबलेट्स देनी है, डेली की हम कितनी दे रहे हैं, 2 टैबलेट दे रहे हैं, तो 16 दिन में कितनी हो जाएंगी 16 × 2 विच विल बिकम इक्वल्स टू 32, ठीक है। तो हमें 32 टैबलेट्स इन टोटल जो है वो उस पेशेंट को एडमिनिस्टर करवानी है। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच इज़, तो ह्यूमन ब्लड पीएच जो है वो कितना रहता है नॉर्मली। तो ब्लड का पीएच जो है वो 7.35 टू 7.45 रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहीं पे कुछ अदर बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं, उनके बायोलॉजिकल पीएच की बात कर लेते हैं, उनका नॉर्मल पीएच कितना रहता है। अगर मैं टीयर्स की बात करूं, जिनको लेक्राइमल फ्लूइड भी कहा जाता है, इसका पीएच आपका रहता है 7.2 से लेकर के 7.4 तक। देन अगर मैं सलाइवा की बात करूं, सलाइवा, तो सलाइवा का पीएच जो है वो आपका रहता है 6.4 से लेकर के 7 तक। देन इसके अलावा अगर मैं गैस्ट्रिक जूस की बात करूं, गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच जो है वो आपका काफ़ी एसिडिक रहता है 1.5 से 3.0 तक। ये आपका गैस्ट्रिक जूस का पीएच रहता है। यहीं पे अगर मैं पेनक्रियाटिक जूस की बात करूं, पेनक्रियाटिक जूस की, तो पेनक्रियाटिक जूस का जो पीएच है वो आपका रहता है 7.5 टू 8.0। ठीक है, 7.5 टू 8.0 आपका पीएच रहता है पेनक्रियाटिक जूस का। देन अगर मैं यूरिन की बात करूं, तो यूरिन का पीएच आपका रहता है 5 से लेकर के 7.5 तक। ठीक है, ये आपका यूरिन का पीएच। सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं जिनका पीएच रेंज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया इज, एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा रहता है। सो एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया में आपका ड्रग ऑफ चॉइस विनक्रिस्टिन एंड प्रेडनिसोन का कॉम्बिनेशन जो है ये आपका ड्रग ऑफ चॉइस रहता है एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया में। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आपके ड्रग्स रहते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं, उनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहते हैं। कुछ ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपका नाइट्रोसोयूरिया हो गया। तो जो आपके नाइट्रोसोयूरियाज हैं वो आपके ब्रेन ट्यूमर्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहते हैं। किसके लिए? ब्रेन ट्यूमर्स के लिए। देन जो आपका साइक्लोफॉस्फामाइड है ये आपका ड्रग ऑफ चॉइस रहता है लंग कैंसर के लिए। ठीक है, लंग कैंसर के लिए साइक्लोफॉस्फामाइड जो है वो आपका ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। देन अगर मैं बात करूं सीटारेबिन की, ठीक है, एक आपका ड्रग रहता है सीटारेबिन, इसके साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है ईडारूबिसिन, ईडारूबिसिन या फिर डाउनोरूबिसिन, या फिर डाउनोरूबिसिन। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपका एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया के लिए रहता है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया कंडीशन में जो ड्रग ऑफ चॉइस रहता है वो आपका कॉम्बिनेशन रहता है सीटाराबिन का एंड ईडारूबिसिन या फिर डाउनोरूबिसिन में से कोई एक। ठीक है, देन इसके अलावा अगर मैं क्लोरम ब्यूसिल की बात करूं, क्लोरम ब्यूसिल, तो क्लोरम ब्यूसिल जो है इसके लिए ये किसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। सो इट इज़ फॉर क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। ठीक है, इसके लिए आपका क्लोरम ब्यूसिल रहता है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 3 कैप्सूल्स ऑफ 150 mg ऑफ क्लिंडामाइसिन आर एडेड टू 150 cc ऑफ 1% क्लियोसिन टॉपिकल सॉल्यूशन, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ क्लिंडामाइसिन इन द फाइनल मिक्सचर। क्या कहा गया है कि 150 cc ऑफ 1% क्लियोसिन टॉपिकल सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें अगर 3 कैप्सूल 150 mg के क्लिंडामाइसिन के जो हैं वो अगर ऐड कर दिए जाएं इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, तो उसमें टोटल परसेंटेज क्लिंडामाइसिन की कितनी रहेगी फाइनल मिक्सचर में। तो इसमें हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि जो गिवन सॉल्यूशन दिया है इसमें क्लिंडामाइसिन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब 150 cc बोला गया है, 1% हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, तो 1 ग्राम इन 100 ml इस तरीके से ये रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये है 1% 150 का। ठीक है, 150 cc का 1% हो गया, तो 1% को हम लिख सकते हैं 1/100 एंड मल्टीप्लाई बाय कितने में से है, 150 में से है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 1.5 ग्राम्स, ये आएगा ग्राम्स में। तो ये आपका 1.5 ग्राम क्लिंडामाइसिन जो है वो आपका क्लियोसिन टॉपिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब क्या होगा, अब जब इसमें 3 कैप्सूल 150 mg क्लिंडामाइसिन के ऐड किए जाएंगे, ठीक है,
3 कैप्सूल हैं, ठीक है, कितने के हैं, 150 mg के हैं, ठीक है, 150 mg पर कैप्सूल है, पर कैप्सूल। तो अब 3 कैप्सूल में कितना रहेगा, तो इट विल बी 3 इंटू 150 विच इज़ इक्वल टू 450। क्या यूनिट है इसकी, ये आपके mg में है, ठीक है, ये आपके mg में है। अब इस सॉल्यूशन में आपका क्लिंडामाइसिन कितने अमाउंट में है, तो ये है आपका 1.5 ग्राम्स में, ये हमने अभी कैलकुलेट किया फर्स्ट स्टेप में। प्लस इसमें हमने 450 mg ऐड करना है, ठीक है, 450 mg है, तो हमें दोनों यूनिट सेम रखनी पड़ेंगी ऐड करने के लिए। तो 450 को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये यूनिट जो है वो आपकी ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ये अगर 1000 से जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 0.45, ठीक है। तो अब इसमें फाइनल क्या बनेगा, 1.5 प्लस 0.45 ग्राम्स, ये टोटल ग्राम्स में आ गया, तो ये बन जाएगा 1.95 ग्राम। अब टोटल अमाउंट आपके पास क्लिंडामाइसिन का कितना है, 150 cc ऑफ 1% क्लियोमाइसिन टॉपिकल सॉल्यूशन में, तो ये है आपका 1.95 150 में से। अब 1.95 आपका किस में से है, 150 में से है, हमें क्या निकालनी है, हमें परसेंटेज निकालनी है। तो इस वैल्यू को सिंपली हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी चीज़ों को सॉल्व करेंगे, 5 to the 10 5 3 the 15, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 3 6 ठीक है, इट इज़ 0.6 एंड 1 5 3 5 15, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 1.3, तो ये आपका 1.3% आएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा इज, तो ब्लड प्लाज्मा में नॉर्मल लेवल कैल्शियम का कितना रहता है। तो इसमें आपका नॉर्मल लेवल जो है वो 9 to 11 mg पर 100 ml नॉर्मल लेवल रहता है कैल्शियम का इन ब्लड प्लाज्मा, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके अलावा और काफ़ी सारे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होते हैं, उनकी नॉर्मल रेंजेस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सबसे पहले सोडियम की बात करूं, तो सोडियम जो है वो आपका 35 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है, ये इसकी रेंज रहती है नॉर्मल वैल्यू सोडियम की। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं, तो पोटेशियम के लिए ये वैल्यू आपकी 3.5 से लेकर के 5.0 रहती है, ठीक है, यूनिट आपकी सेम है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देन बात करूं बाइकार्बोनेट्स की जो कि आपका रहेगा HCO3, तो HCO3 जो है वो आपका 24 to 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो ये इसकी वैल्यू रहती है। देन अगर मैं क्लोराइड की बात करूं, तो क्लोराइड की जो है वो रहती है 95 to 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देन अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, तो मैग्नीशियम के केस में काफ़ी कम रहती है, 1.5 to 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देन आपका रहता है फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट, तो फॉस्फेट के लिए आपकी वैल्यू रहती है 2.8 to 4.5 mg पर डेसीलीटर। सो ये आपकी डिफरेंट नॉर्मल वैल्यूज़ रहती हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की, जो कि आपके बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होते हैं। सो इसी के साथ में हमारे आज के 10 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।